नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव विचार, विदेश यात्रा और रहस्यवाद, ये आज का हमारा विषय है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसका पार्ट 1 में लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे जो विदेश यात्रा से संबंधित हैं। बहुत सारे नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, जिनका मन हमेशा रहता है कि वो विदेश यात्रा करें, विदेश जाएं, विदेश जाकर व्यापार करें या विदेश घूम कर आएं। ये सभी स्थितियां कब बनती हैं, किन ग्रहों के कारण बनती हैं, इन सब की आज मैं चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि आज काफी हद तक आपको यह जो विषय है यह आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। जन्म पत्रिका में हम सभी जान चुके हैं, जो नए दर्शक हैं वह भी जान लें, उनके लिए मैं संक्षेप में हर बार बताता हूं, हर वीडियो में, हर कार्यक्रम में बताने का प्रयास करता हूं कि आपको बेसिक से लेकर जिस पॉइंट तक मैं समझा रहा हूं वे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो कुछ संक्षेप में कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ सामान्य जो आधारशील बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो जहाँ ये कर्सर है, ये जो पहला भाव कहा जाता है, इसको लग्न भाव भी कहते हैं। इसके ठीक सामने वाला सप्तम भाव होता है और इसके यहाँ पर ये जो भाव है, जिसके दाहिनी तरफ का ये भाव है, जो लग्न से दाहिनी तरफ और एक लग्न से बाईं तरफ। तो लग्न से जो दाहिनी तरफ का भाव भाव है, ये 12th हाउस या 12वां घर कहा जाता है। कुछ खाना भी बोलते हैं 12वां खाना। तो ये इसके नाम है। खाना हो गया, घर हो गया, भाव हो गया, हाउस हो गया, तो ये सब हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो चर्चा करेंगे वह हम 12th हाउस की करेंगे, 12वें घर की चर्चा करेंगे। जब काल पुरुष की कुंडली का आप निर्माण करते हो तो ये काल पुरुष की कुंडली इस तरह से होती है, जिसमें यहाँ पर ये मेष राशि और यहाँ 12th लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मीन राशि। यहाँ से शुरू होकर और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आप देखिए ये जो चार्ट चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है 1 2 3, यहाँ से एक से बाएं की तरफ ये चलेगा और ये आकर जो पहला भाव है उससे एक भाव पहले जो दाहिना भाव है वहां आकर ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस भाव को लग्न भाव कहा जाता है। इस भाव को लग्न भाव कहा जाता है, बता चुका हूं पहले। इस भाव को लग्न भाव कहा जाएगा और ये इस भाव को 12th हाउस कहा जाएगा, 12वां घर कहा जाएगा। 12वां घर कहा जाएगा और 12वां घर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये गूढ़ विद्या में परिपक्वता का भाव होता है। अब हम आज की इस वीडियो में रहस्यवाद की चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विदेश है उसकी यात्रा कब होती है, उसके लिए 12th हाउस का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 12th हाउस मोक्ष का भी भाव है। ये 12th हाउस चैन सुख का भी भाव है। जब हम विवाह की चर्चा करते तो हम 12th हाउस को देखते, ऐसा नहीं। 12th हाउस त्रिक भाव है, एक त्रिक भाव है और ये शयन सुख का भी भाव है। बीमार हो जाओगे छठे घर से, बीमार हो जाओगे 6th हाउस से, लेकिन बीमारी का उपचार कहाँ होगा? वो 12th हाउस में होगा। तो ये अस्पताल का भी भाव है। मुकदमा चलेगा, कोर्ट कचहरी में जाओगे 6th हाउस से, और जो अपराध है उसकी सजा होने के बाद में उस सजा को समाप्त कहाँ करोगे? आकर जेल में। कहाँ करोगे? जेल में आकर। तो ये जेल का भी भाव है, यानी कि कारावास का भी ये भाव है। बाईं आंख और बाएं पैर का भी ये भाव है। विदेश में निवास स्थान के लिए मैं बता चुका हूं, वो भी हम 12th से देखेंगे। और जीवन के बाद में जीवन
उसको समाप्त होने की आयु का भाव, आयु यहाँ तक, और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 आयु का पंचम भाव, आयु का पंचम भाव 12th हाउस है, अर्थात ये मोक्ष का भी भाव है। मोक्ष का, मृत्यु का, पतन का, ये पतन का भी भाव है, समाप्ति का। अब हमने कहा कुछ भी है, ये अग्नि है, ये सबको अपने अंदर वो बिल्कुल समाप्त करने की क्षमता रखती है। तो ये 12th हाउस है, सब कुछ समाप्त करने का ये भाव है, ये समाप्ति का भाव है 12th हाउस। तो ये पतन का भाव है। और अगर हम किसी महिला या स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका की चर्चा करें तो 12th हाउस से उसके चरित्र और शारीरिक रूप से उसके प्रदर्शित होने वाली कामुकता को भी ये भाव इंगित करता है। ध्यान दीजिए, यहां पर यदि स्त्री के संबंध में उसके चरित्र की चर्चा करें तो भी 12th हाउस उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दे। यहां हम 12th हाउस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विदेश यात्रा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो विदेश यात्रा का जो आपका सपना है वो साकार करते हैं, या विदेश में जाकर आपको दुख हानि यही भोगने पड़ते हैं। इस सब की हम आज के इस विषय में बस चर्चा करेंगे। तो धैर्यपूर्वक आज के इस कार्यक्रम को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी को शेयर करें जो चाहते हैं कि हम हमारा 12th हाउस कैसा है उसको समझना, उसको जानना, वह आज के इस कार्यक्रम को देख सकते। द्वादश भाव क्या है? ये कुंडली का अंतिम भाव है। हानि का भाव भी यही है, सब कुछ समाप्ति का भाव ही है, ये विनाश का भाव है, व्यय का भाव है, पतन का भाव। फलदीप का कि अगर अनुसार देखें तो जो द्वादश भाव के अधिपति हैं, यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड, अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो गुरु बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड है और मीन जो है वो 12th हाउस। लेकिन अगर आप अन्य कुंडलियों में भी देखेंगे तो जो भी यहाँ पर, जैसे यहाँ 12 नंबर लिखा है, कहीं 1 2 3 4 जो भी नंबर लिखा है, उस राशि, उस नंबर की राशि के स्वामी उसके अधिपति होते हैं। जैसे यहाँ 12th लिखा है तो ये मीन राशि हुई और इसके स्वामी हुए गुरु बृहस्पति। तो फलदीपिका के अनुसार अगर 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो जहां पर भी जाकर, जिस भाव में भी जाकर विराजित हो जाएं, बैठ जाएं, उस भाव के वो नैसर्गिक जो कारक तत्व हैं, जिसका वो कारक है, वो भाव उनको समाप्त कर देता है, क्योंकि ये विनाश का भाव है। ये विनाश का भाव है, मानकर चलिए। या 12th हाउस के जो अधिपति हैं, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 12th हाउस के जो मालिक हैं वो होते हैं मंगल। यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल होंगे वृषभ लग्न की कुंडली में। और अगर ये 12th हाउस के मालिक यानी कि लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठ जाए, यहाँ पर अगर हम मंगल को बैठाते हैं तो ये आय का भाव है, आय कम करा देंगे। लाभ का भाव है, लाभ को कम करा देंगे। मानकर चलिए यहां पर आकर बैठ जाएं 5th हाउस में, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, प्रेम में कमी ले आएंगे, संतान सुख में कमी ले आएंगे। चलिए यहां पर आकर बैठ जाएं 12th हाउस के मालिक, ये किसका भाव है? सुखों का भाव है, माता का भाव है, उनके सुख में कमी लेकर आ जाएंगे, माता को शारीरिक कष्ट दे देंगे, कहीं ना कहीं माता का सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा कम मिलेगा किसी भी प्रकार से, ये आप देखोगे। तो 12th के हम क्या सीखे कि 12th हाउस के मालिक या लॉर्ड जिस भाव में भी बैठेंगे, जिस भाव में भी ये बैठेंगे, 12th हाउस के लॉर्ड जिस भाव में भी बैठेंगे उस भाव की क्या करेंगे? क्षति करेंगे। और क्षति कहां तक करेंगे? जितने ज्यादा बलिष्ठ होंगे, जितने ज्यादा बलवान होंगे, उतनी ज्यादा क्षति करेंगे, और जितने कम शक्तिशाली होंगे उतनी कम क्षति करेंगे। तभी कहा है 6 8 12 भाव के स्वामी अधिक बलवान नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां पर जाएंगे उस भाव का क्षय करेंगे, उस भाव की कमी करेंगे।
वहीं अगर हम देखें कि जो द्वादश भाव का स्वामी है, ये हम समझ चुके कि वो हानि करेगा। द्वादश भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठेगा, उस भाव का क्षय करेगा, ये हम जान चुके हैं। और अगर हम देखें कि जो कालपुरुष की कुंडली है, उसके आधार पर यहाँ 12th हाउस में क्या लिखा होता है, नंबर कौन सा होता है? 12। के स्वामी कौन हो जाते हैं? गुरु बृहस्पति, मीन राशि है। तो पवित्र देवीय प्रेम और स्वर्ग से संबंधित मोक्ष के रूप में भी ये होगा। शुक्र यहाँ क्या होते हैं? 12th हाउस में, क्योंकि ये सैया सुख भी है। और 12th और शुक्र कौन है? शुक्र यहाँ पर जाकर अपने आप को बलवान मानते हैं। शुक्र यहाँ पर अपने आप को बलिष्ठ मानते हैं। शुक्र यहाँ पर बड़े अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र उच्च हो और सांसारिक बुद्धि के ही कारक हैं। लेकिन बुध यहाँ पर क्या होंगे? नीच होंगे। तो यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ बुध क्या हो जाते हैं? नीच के होते हैं। अगर ये बात करें तो ये राशि अध्यात्म के गूढ़ विषय से और आध्यात्मिकता से संबंधित होती है। मीन राशि, बृहस्पति का जो मीन नवांश में होना जातक को मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा, क्योंकि ये मोक्ष का भाव भी है। और बृहस्पति खुद ज्ञान है, तो ज्ञान प्राप्त करेगा, मोक्ष की तरफ, रहस्यवाद की तरफ हो जाएगा, रहस्य को उजागर करने की तरफ जाएगा। अष्टम भाव भी रहस्य का, अष्टम से पंचम है ये भाव। तो विशेष रूप से त्रिकोण भाव है अष्टम का। अष्टम का ये त्रिकोण भाव है, ये हम समझ चुके हैं। अंतिम मोक्ष की तरफ ले जाने वाला ये भाव है। इस भाव से गूढ़ विद्याओं का, उन विद्याओं के बारे में तो हम अष्टम से समझ गए, गूढ़ विद्याओं में रहस्य में घुस तो गए, लेकिन उन गूढ़ विद्याओं को, उस गूढ़ रहस्य को में परिपक्वता लाने का भाव है 12th। कहीं कोई चोरी है, हानि है, उसके लिए भी हम 12th हाउस को देखें। यदि दूसरे भाव के अधिपति जो धन भाव है और एकादश भाव के अधिपति 11th हाउस जो लाभ भाव है और द्वादश भाव के अधिपति यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड, ये यदि पीड़ित हों तो छठे भाव के अधिपति, आठवें भाव के अधिपति और द्वादश भाव के अधिपति, इनके कारण सम्मान और धन की हानि होती। अब आप समझे कि जब भी इनकी दशा चलेगी 6, 8, 12 की, कब? जब इस भाव का अधिपति पीड़ित हो और इस भाव का अधिपति पीड़ित हो और ये भी पीड़ित हो, ये तीन पीड़ित हो, तब भी जब 6, 8, 12 भाव के स्वामियों की दशा आदि आएगी, तो निश्चित रूप से उस समय काल में यह धन की हानि कराने वाली स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अत्याधिक व्यय का भाव भी है। अब हम इस भाव को समझ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इस भाव को समझने का कार्यक्रम है। ये क्या भाव है, क्या फल देता है? यदि द्वादश भाव के अधिपति शुभ ग्रह, जो शुभ ग्रह हैं या शुभ वर्गों में स्थित हो, तो धन सम्मान्य कार्यों में वो व्यय कराते हैं। अच्छे नवांश में बैठे हों या फिर अच्छे वर्गों में बैठे हैं किसी भी प्रकार से, 12th हाउस के लॉर्ड, तो व्यय तो कराएंगे, निश्चित है व्यय कराएंगे। लेकिन कहाँ कराएंगे? जहां पर भी अच्छे कर्म है, धर्म का काम हो रहा है, वहां आप दान कर रहे हो, तो इस तरह का दान आदि कराते हैं। लेकिन वहीं यदि अशुभ वर्गों में बैठे हो तो आपको कैसे शौक लगा देंगे? जैसे ड्रिंक करने का शौक आपको हो जाएगा, आप उस व्यसनों में फंस जाओगे, स्त्रियों में फंस जाओगे, अनैतिक इच्छाओं में चले जाओगे, जुआ खेलने में आप लग जाओगे, ये सब कार्य आपसे करा देंगे। और यदि शुभ ग्रह उनको देखें 12th हाउस के लॉर्ड को, तो जातक की इच्छा के अनुरूप उसका पिता उसकी अच्छी देखभाल करता है। ये आप समझ लीजिए। अगर 12th हाउस के लॉर्ड को, जैसे यहाँ पर बृहस्पति हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मंगल आ जाते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में देखें तो यहाँ पर शुक्र होते हैं, ठीक है। और अगर हम कर्क लग्न की कुंडली में देखें तो यहाँ पर बुध होते हैं। अब चलिए हम कर्क लग्न की कुंडली में ही देख लेते हैं। यदि यहाँ कहीं पर भी बुध बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बुध बैठे हुए हैं, चलिए यहाँ बुध बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बुध बैठे हुए हैं, और इन बुध को कौन देखे?
मानकर चलिए गुरु बृहस्पति देखें, शुभ ग्रह हैं गुरु बृहस्पति, ये देखें, या फिर इनको चंद्रमा देखें, शुभ ग्रह देखें, कहीं ना कहीं इनको शुक्र देखें, शुक्र देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जातक होगा, उनके पिता जो होंगे, वो उनकी उनकी इच्छा के अनुसार अच्छी देखभाल करते हैं। कहते हैं ना, पापा आज मोबाइल चाहिए, बेटा मिल जाएगा। ये वही स्थिति है। बच्चा जो मांगेगा, उसका पिता उसके लिए वह कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। बहुत स्नेह करेगा अपने बेटे, अपने पुत्र से, पुत्र हो, संतान हो, पुत्री हो, कोई भी हो, कुल मिलाकर अपनी संतान से उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला उसका पिता होता है, अच्छी देखभाल करता है उसकी। जितने भी प्रकार के अपहरण हैं, जितने भी प्रकार के अपहरण होते हैं, उन सबको यदि देखना है तो 12th हाउस से देखो। दूसरे की संपत्ति का छल से अपहरण करना, उसको छीन लेना, ये भी 12th हाउस से देखो। और द्वादश भाव के अधिपति की यदि अशुभ ग्रहों से युति हो जाए, ये द्वादश भाव के अधिपति की यदि अशुभ ग्रहों से युति हो जाए, तो दूसरे की संपत्ति का छल से हरण करने वाला होगा वो। अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड है, उसकी किसके साथ युति हो जाए, अशुभ भावों के साथ, तो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेगा। उसमें धोखेबाजी से किसी का धन लेना, उसकी टोपी उसके सर वाला काम, धोखेबाजी से धन, और उस धन का भी सही उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा, बुरी प्रवृत्तियों में उपयोग करेगा, ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ इस भाव को लेकर यही रखें। देखिए, हर भाव का अशुभ फल भी होता है और शुभ फल भी होता है, और इस भाव के सकारात्मक पहलू भी अगर हम देखें तो ये मोक्ष का भाव है, और ये विदेश में निवास का भी भाव है, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कि हाँ, विदेश यात्रा का। तो ये वही विदेश यात्रा का भी भाव है। और जातक पारिजात में जब आप देखोगे, तो आप देखोगे कि यदि द्वादश भाव का अधिपति बलवान हो, बली हो, उसके पास स्व अर्जित धन संपत्ति होती है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड, देखिए हम विदेश के लिए हम बता रहे हैं, हर परिस्थितियों के अनुसार उनका बलवान होना, कमजोर होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। आयु लंबी करते हैं यदि बलवान होते हैं, और एक प्रसन्न व्यक्ति वह ऐसा जातक होता है यदि उसका 12th हाउस का लॉर्ड क्या है, बलवान है, बलिष्ठ। यदि 12th हाउस के मालिक की, यानी कि लॉर्ड की, द्वादश की, या फिर द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, अगर 12th हाउस में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या शुभ ग्रह 12th हाउस को देखें अच्छे से, तो इसका अर्थ है कि विदेश में ऐसा जातक निवास करता है, उसका भाग्य अच्छा होता है, और आनंदपूर्ण वह यात्रा भी करता है। यह धार्मिक उत्साह, भक्ति, धर्मनिष्ठा और समर्पित जीवन को भी इंगित करने वाला भाव। अब आप जो भी जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा उनके जीवन में है या नहीं, तो वो देख लें कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि इस 12th हाउस पर है। कोई छठे भाव से देखेगा, गुरु बृहस्पति कहाँ से देखेंगे, तो गुरु बृहस्पति देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ गुरु बैठे होंगे तब भी देखेंगे। यहाँ पर बाकी ग्रह यहाँ से देखेंगे, गुरु यहाँ से देखेंगे, या फिर गुरु कहाँ से देखते हैं, 5 6 7 8 9, यहाँ गुरु बैठे हों किसी के तब भी 12th को देखेंगे 9। और विशेष रूप से ध्यान रखिए, वक्री ना हो, तो वक्री होंगे तो वह देरी कराते हैं। वक्री ग्रह जहां भी दृष्टि डालेगा, जहां भी बैठेगा, उस भाव से संबंधित देरी कराएगा। 9 यहां से देखा 9, और यहां से, या फिर गुरु यहां बैठेंगे, गुरु भी यहाँ, यहाँ तो सभी ग्रह बैठकर देखेंगे। और बाकी शुभ ग्रहों की हम चर्चा करें, अगर इस 12th हाउस को देखें तो यह स्थिति होती है। तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश यात्रा उसके भाग्य में होती है, और जितने शुभ ग्रह देखें उतनी ज्यादा बढ़िया यात्रा है, धर्म कर्म के लिए यात्रा है। देखिए, एक बहुत बड़ी स्थिति हम देखें
यहाँ तक हम इसको समझ चुके हैं। द्वादश भाव के अन्य भावों में बैठने की स्थिति को हम किसी अन्य कार्यक्रम में समझेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, वह द्वादश भाव के बारे में संक्षेप में जाना, किसका भाव है, ये कैसा है, और मुख्य जो विषय है वह यह है कि आज का कि हम विदेश यात्रा को समझें। विदेश यात्रा कब होती है, विदेश यात्रा, और कैसे होती है विदेश यात्रा? कौन कौन से ग्रह इस विदेश यात्रा से संबंधित हैं और कैसे हम विदेश यात्रा को समझ सकते हैं? देखिए, पहले तो विदेश यात्रा की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस भाव को आप समझ लीजिए। अभी विदेश यात्रा की बात होगी तो इसके साथ में 12th हाउस तो है ही इसमें मुख्य, कुछ और भावों का भी अध्ययन किया जाएगा। जैसे प्रथम भाव का अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि लग्न है खुद। जैसे प्रथम भाव का, इस भाव का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यात्राओं का भाव जो आपका थर्ड हाउस है, इसका अध्ययन करेंगे हम। और फोर्थ हाउस जो सुख का भाव है, इसका भी अध्ययन करेंगे हम। और साथ में यात्राओं का ये भाव भी है, पार्टनरशिप का भी भाव है, तो ये सप्तम भाव का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ भाग्य का होना जरूरी है, तो नवम भाव का अध्ययन भी करेंगे। और फिर मुख्य रूप से जो 12th हाउस है, इसका अध्ययन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर 12 भावों में से 6 भावों का अध्ययन करने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में विदेश यात्रा है अथवा नहीं है। और जिसके यह योग प्रबलता से बनेगा, वह विदेश निश्चित रूप से जाएगा। समय क्या होगा? जब भी इन भावों के अधिपतियों का गोचर में या फिर अ, इनकी जो महादशा, अंतरदशा आदि में संचरण होगा, तो वहां वह समय काल होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रथम भाव। तो हम बारी बारी से करेंगे। यहाँ आप समझ चुके हैं, नोट करते रहिए, अपनी एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में आप नोट करते रहिए, खाली वीडियो देखकर ऐसे नहीं, नोट करते चलिए, आपको इस सारा रहस्य, सारा ज्ञान आपके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। ऋषि सत्याचार्य कहते हैं कि यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो और एक शुभ ग्रह से संबंधित हो, तो जातक विदेश में निवास करेगा और वहीं उसकी मृत्यु होगी। ये ध्यान रखिए। यदि, फिर से सुनिए, यदि लग्नेश, लग्न भाव के अधिपति, लग्न भाव के अधिपति, देखिए पहले विदेश किसको कहा जाता था? पहले छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे। विदेश का अर्थ है कि 300-400 किलोमीटर, जब जहां अपने राजा का राज्य समाप्त हो गया और दूसरे राजा का राज्य प्रारंभ हो गया, वो विदेश है। परदेश विदेश ऐसा बोलते थे। आज विदेश क्या है? आज विदेश है समुद्र को पार करने के बाद में जब हम जा रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो वो विदेश है। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका जा रहे हैं हम, कनाडा जा रहे हैं हम, तो ये विदेश है। लेकिन पहले क्या होता था? मान के चलिए कोई बिहार में बैठा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, तो उसके लिए वो विदेश है। ये स्थितियां होती थी। कोई राजस्थान में है, तो तमिलनाडु चला चला जाएगा, उसके लिए वो विदेश है। तो अपने गृह जनपद से दूर जाना विदेश होता था। अब कितनी दूर जाएगा, कितनी दूर ग्रह उसको लेकर जाएंगे, ये स्थितियों के ऊपर, ये ग्रहों के ऊपर, इन जो भावों की हम चर्चा करेंगे उनके ऊपर निर्भर होगा। देखिए, यदि सत्याचार्य, जो ऋषि सत्याचार्य हैं, वो कहते हैं कि यदि लग्न भाव का अधिपति, लग्न भाव का अधिपति, जैसे यहां पर हम कर्क लग्न को देख रहे हैं, कोई भी लग्न हो सकती है, इसके अधिपति चंद्रमा होंगे, ये सप्तम भाव में बैठ जाए। ये सिर्फ आप सूत्र समझिए, बाकी एक्स्ट्रा ना समझिए, जितना सूत्र पहले उस पर विश्लेषण कीजिए। तो वो सप्तम भाव में चले जाएं और कोई शुभ ग्रह से संबंधित हो जाएं। अब शुभ ग्रह कैसे? कि यहाँ पर मान के चलिए बुध भी शुभ ग्रह हैं, बुध बैठ जाए, गुरु भी शुभ ग्रह हैं, वो बैठ जाए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुरु नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ ये बात को हमको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शुभ ग्रह ऐसे बैठे जो कम से कम सामान्य रहे, नीच तो ना हो। तो ये ऐसी स्थिति में हो, या फिर एक स्थिति इसके आधार पर और बनती है, जो बनती है कि यदि लग्न भाव के अधिपति यहाँ बैठ गए और यहाँ गुरु बैठ गए, गुरु उच्च के हो गए और उनकी दृष्टि कहाँ गई? चंद्रमा के ऊपर गई। तो यह भी जातक को विदेश यात्रा कराती है, विदेश में ही जाकर जातक बस जाता है, और यहाँ तक कहा गया है कि उसकी मृत्यु भी वहां पर ही होती है। जिसमें पहला सूत्र ऋषि सत्याचार्य का है, और बाकी ये
जो सूत्र है कि गुरु अगर यहाँ बैठे तब भी ये प्रभाव बहुत हद तक उस जातक को मिल जाता है, ये व्यवहारिक रूप से देखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे भाव को हम कैसे देखें। ये सूत्र आपने नोट कर लिया होगा। अब हम थर्ड हाउस की चर्चा करेंगे, तीसरे भाव की चर्चा करेंगे। ये भाव जो होता है ये छोटी यात्राओं को बताता है, छोटी छोटी यात्राएं होती है उनके बारे में बताता है। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, अब ये सूत्र सुनिए, अगर नाइन्थ हाउस ये होगा आपका, इस नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि नवमेष यदि तीसरे भाव में आ जाए, जो भाग्य है वो कहां चला जाए, तीसरे भाव में, यानी कि गुरु बृहस्पति यहां पर बैठ जाए, तीसरे भाव में पहुंच जाए, तो ये क्या होगा, तीर्थ यात्रा कराएगा और विदेश यात्रा कराएगा, विदेश में लेकर जाएगा। अब देखिए ये योग आप अगर देखोगे तो जो बहुत सारे मुस्लिम होते हैं उनकी कुंडली में ये योग ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर विदेश यानी कि वो हज यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनकी कुंडली में आसानी से आप ये देख सकते हैं कि जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में देखने को मिल जाता है। तो यहां पर यह स्थितियां बनती हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो वो क्या करता है, वो विदेश यात्रा, विदेश गमन कराता है। यहां आप ये समझ गए दूसरा सूत्र। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव, जो सुखों का भाव है, निवास का भाव है। चतुर्थ भाव, ये भाव। अब यदि चतुर्थ भाव में अगर हम देखें, यहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठा है या कोई अशुभ ग्रह इसको देखता है, यहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है और अशुभ ग्रह इसको देखता है, तो जैसे कि मान के चलिए शनि यहां बैठकर देखें, या देखता है या बैठा है, यहां बैठेंगे तो नीच दृष्टि हो जाएगी। यहां मानकर चलिए राहु बैठ जाए, अशुभ ग्रह हो गए। यदि ऐसा कोई ग्रह अशुभ ग्रह यहां पर बैठ जाता है तो ऐसे जातक का जो निवास होगा वो विदेश में होगा। अब हमने क्या सीखा, चतुर्थ भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो उसका निवास स्थान अपने जन्म स्थान पर नहीं रहता, वो कहां लेकर जाएगा, उसे विदेश लेकर जाएगा। और अगर राहु बैठे तो समुद्र यात्रा, समुद्र पार लेकर जाएगा, समुद्र के किनारे लेकर जाएगा। ये स्थितियां बनती हैं। ये हमने समझ लिया एक सूत्र। अब एक देखते हैं कि सप्तम भाव इसके बारे में क्या कहता है। सप्तम भाव का क्या सूत्र है, ये विदेश से संबंधित भाव होगा। विचार करते हैं हम इसका। अगर नवम भाव का अधिपति, यहां पर भी हम नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। अगर नाइन्थ हाउस का, जैसे मानकर चलिए हम कुंडली बदल देते हैं यहां पर, जैसे यहां पर कौन होते हैं, मंगल नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हो गए। अलग अलग से आपको समझ में आए इसलिए मैं बदल देता हूं। यहां पर आकर बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में आकर बैठ जाए, किसका, नवम भाव का अधिपति, तो ऐसे में उस जातक का भाग्योदय ही विदेश में जाकर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवम भाव का अधिपति सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है वो भी विदेश में जाकर होता है। नवम भाव से यह भाव एकादश भाव है। एकादश भाव यानी कि भाग्य का लाभ भाव कौन सा है, सप्तम भाव है। और अगर अपने भाव से एकादश भाव में नवमेश बैठ जाएं तो वो भाग्योदय ही कहां कराएंगे, विदेश में कराएंगे। अब बात करेंगे हम नवम भाव की। अब आप यहां देख रहे हो नवम भाव का भी विशेष रूप से एक अपना महत्व है। अब नवम भाव जो होगा ये लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव यात्राएं कराता है। छोटी यात्राएं हमने तीसरे भाव से देखी, सप्तम भाव से यात्रा स्थान देखा हमने, यात्राएं देखी, सुख देखा। और नवम भाव से लंबी यात्राएं होंगी, तो लंबी यात्राएं नवम भाव कराएगा, दूर की यात्राएं। इसके लिए सूत्र आप नोट कर लीजिए कि यदि नवम भाव के अधिपति नवम भाव में राहु के साथ हो, नवम भाव के अधिपति नवम भाव में राहु के साथ हो, जैसे यहां पर नवम भाव के अधिपति जो सिंह लग्न कुंडली है उसमें नवम भाव के अधिपति मंगल होंगे, अगर वह राहु के साथ में विराजित हो जाए
तो राहु के साथ हों तो जातक के पिता को विदेश में सुप्रसिद्ध व्यक्ति बनाने वाली यह स्थिति होती है। जातक का पिता विदेश में बहुत अच्छी पोजीशन पर होता है। नवमेष का द्वादश भाव होने का अर्थ है विदेश में गुरु के आश्रम में रहना, कुल मिलाकर एजुकेशन लेने जाएगा। अगर 9th हाउस का ये लॉर्ड कहाँ चला जाए, 12th हाउस में चला जाए, तो एजुकेशन लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए वह कहाँ जाएगा, विदेश में जाएगा, यानी कि अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाएगा। तो हम बात करेंगे यदि 12th हाउस का लॉर्ड, अब हम 12th हाउस पर आते हैं। 5 भाव हमने देख लिए हैं, अब इस छठे भाव जो 12th हाउस है इसको और देख लेते हैं। ये विदेश में निवास होने के लिए 12th हाउस जो है मुख्य भाव है। द्वादश भाव का अधिपति यदि लग्न में हो, अगर 12th हाउस का लॉर्ड यदि कहां हो, लग्न में हो, जैसे सिंह लग्न की कुंडली में अगर पत्रिका में देखें तो जो चंद्रमा है वह कहां हो जाते हैं, वह लग्न में हो जाते हैं। तो ये किसी भी पत्रिका में देख लीजिए, अगर कर्क है तो यहां पर बुध 12th हाउस के लॉर्ड होंगे, वो अगर लग्न में हो। अगर वृषभ है तो यहां पर मंगल होंगे 12th हाउस में, यदि मंगल वहां पर हो तो अलग अलग पत्रिका के हिसाब से आप अलग अलग समझ सकते हैं। कहने का कुल अर्थ है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो यदि लग्न में आकर बैठ जाता है तो बहुत दूर की, जिसको कहते हैं लंबी, बहुत लंबी यात्राएं कराने वाला होता है। बहुत लंबी यात्राएं, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है, ये बहुत दूर ले जाने वाला भाव है। इसलिए अगर ये लग्न में आकर बैठ जाए तो उस जातक से बहुत लंबी लंबी यात्राएं कराता है। और अगर ये छठे भाव के अधिपति के साथ हो जाए और अष्टम भाव पीड़ित हो, मानकर चलिए यही कहां से, छठे भाव के अधिपति के साथ, जैसे चंद्र और शनि की युति बन गई, कहीं चंद्र और शनि की युति बन गई, और अष्टम भाव का जो लॉर्ड जहां गुरु है वो पीड़ित हो जाए, या ये भाव खुद पाप कर्तरी में आ जाए, अष्टम भाव, तो अष्टम भाव पीड़ित हो गया। इसका अर्थ है जातक विदेश यात्रा करेगा और वहां पर कारावास में रहे। तो यह है, विदेश में जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब अगर स्थिति हो कि विदेश जाने की स्थिति है, लेकिन शनि चंद्रमा यहां जो दिख रहे हैं सिंह लग्न की पत्रिका में, यदि एक साथ बैठे हों और गुरु बृहस्पति का जो भाव है, जो अष्टम भाव है, वो पाप कर्तरी में आ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पीड़ित हो कुल मिलाकर, तो उस जातक व जातक विदेश तो जाएगा, लेकिन जाकर क्या होगा, उसको वहां पर जेल हो सकती है, कारावास हो सकता है। कितना होगा, यह जो है निर्भर करेगा उन ग्रहों की बलाबल के आधार पर, कितना बल है ये देखा जाता है। तो ये सूत्र विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो भी विदेश के इच्छुक हैं, यदि ऐसा सूत्र है तो प्रयास करें इसको, विदेश ना जाए। देखिए, अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहां बैठ जाए, 9th हाउस, जैसे 12th हाउस का लॉर्ड कौन बना यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में, वो बना चंद्रमा, अगर वह कहां बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, तो ये अच्छी स्थिति है। तो ऐसा जातक विदेश में रहेगा, निवास करेगा, वहां पर जमीन जायदाद भी खरीदेगा, खूब संपत्ति उसके पास में वहां पर देखने को मिलेगी। यह स्थिति उसकी हो जाती। अब हम बात करें कि विदेश यात्रा में कौन कौन से ग्रह कैसा कैसा फल देते हैं, कैसा कैसा उनका प्रभाव रहता है, तो हमें और स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। देखिए, यदि आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा तो आप धैर्यपूर्वक देखते रहें, यदि आपको वाकई में गूढ़ रहस्य को समझना है। ठीक है? ग्रहों के आधार पर कैसे चर्चा करेंगे, कि जैसे कि सबसे पहले सूर्य, ग्रहराज सूर्य को लेते हैं। तो सूर्य के बारे में कहा जाता है, तारावली में कहा गया है सूर्य के बारे में कि यदि सूर्य कहां पर हो, अष्टम भाव में विराजित हो, सूर्य कहां पर हो, अष्टम भाव में हो, तो जातक देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है। ये सूर्य उसको देश विदेश की यात्राएं कराने वाले होते हैं।
और भृगु के अनुसार यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक का भाग्योदय ही विदेश में होता है। ये ग्रहों की स्थिति है। अब तक हमने भावों की स्थिति समझी, ये ग्रहों की स्थिति है। यहाँ यदि लग्न में सूर्य हो तो भाग्योदय ही कहाँ होगा? विदेश में जाकर होगा। वहीं जातक पारिजात के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य यदि पंचम में हो, अगर ये सूर्य कहां पर हो? पंचम में विराजित हो, तो ऐसा जातक राजदूत बनकर विदेश जाता है। वहीं यदि हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार देखें तो यदि सूर्य कहां पर हो? छठे भाव में हो या फिर 12वें भाव में हो। ये सूर्य की स्थिति हम देख रहे हैं, या हम ऐसे समझें कि सूर्य कहां पर हो? यहां बैठे हो, और यहां कौन बैठ जाए? या केतु बैठ जाए। सूर्य छठे में हो और केतु 12वें भाव में हो, तो सूर्य की तो महादशा होगी और केतु की अंतर्दशा होगी। इस समय काल में जातक विदेश यात्रा करेगा। इस समय काल में जातक विदेश यात्रा करेगा। यदि सूर्य छठे भाव में हो, केतु 12वें भाव में हो, तो सूर्य की महादशा और केतु की अंतर्दशा में जातक क्या करेगा? विदेश यात्रा करेगा। वहीं चमत्कार चिंतामणि यह कहती है कि यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है, अगर सूर्य कहां पर है? चतुर्थ भाव में, यहां पर है, तो सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो सम्मानजनक व्यवसाय करने वाला ऐसा जातक होता है और विदेश में उसका स्थायी निवास होता है। यह हमने सूर्य की स्थिति को समझ लिया। वहीं हम चंद्रमा से देखें, चंद्रमा जो कि जल के कारक, जल यात्राएं कराते, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि जातक तत्वम में इसके बारे में कहा गया है कि यदि चंद्रमा केंद्र में स्थित हो, केंद्र में यहां चंद्रमा हो, यहां चंद्रमा हो, यहां चंद्रमा हो, या फिर यहां चंद्रमा हो, केंद्र भाव है ये, तो जातक देश और विदेश दोनों की ही बहुत सारी यात्राएं करता है, अत्यधिक यात्रा करने वाला हो। अगर चंद्रमा मीन या कर्क राशि में बैठे, चंद्रमा कहां पर हो? यहाँ 12 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी, यहाँ कहीं कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हो, यहाँ 12 चंद्रमा बैठे हैं, कहीं पर भी 12 नंबर लिखा है, वहां चंद्रमा बैठे हैं, कहीं पर 4 नंबर लिखा है, वहां चंद्रमा बैठे हैं। 12 नंबर मीन राशि, अपने मित्र के घर में, गुरु के घर में, और क्योंकि मीन राशि कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित है और वहां चंद्रमा बैठ जाए तो कहां करेंगे? चंद्रमा चंचल है, घुमाएंगे उसको। अपने भाव में बैठ जाएं, कर्क में राशि में बैठ जाएं, जल तत्व राशि है, तब भी वह विदेश यात्राएं की स्थिति बनाते हैं, विदेश यात्राएं देते हैं। वहीं चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में द्वादश भाव, अष्टम भाव या नवम भाव में, कहां पर चंद्रमा? द्वादश भाव, इस हाउस में, यहां इस भाव में चंद्रमा हो जाए, या चंद्रमा इस भाव में विराजित हो जाए, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में, या फिर नवम भाव, 3 भाव में यदि चंद्रमा स्थापित हो जाते हैं, यहां पर देखते हैं। और विशेषकर हम कहां देखें? 12th हाउस में, 12वें भाव में, और यहां उच्च के हो जाएं। मतलब उच्च के कब होंगे? जब 2 नंबर लिखा होगा, यहां 2 नंबर लिखा होगा, या फिर यहां 2, विशेषकर यहां अगर 2 नंबर लिखा होगा, यहां 2 कब लिखा होगा? जब यहां 3 नंबर लिखा होगा। जब यहां 3 नंबर लिखा होगा यानी कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ये विदेश में स्थायी निवास और संपत्ति देने वाली स्थिति बनती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा का शुक्र से षष्टम, मान के चलिए शुक्र यहां बैठे, शुक्र यहां बैठे हुए हैं, और शुक्र से छठा भाव यहां, 1 2 3 4 5 6, छठा भाव शुक्र यहां, शुक्र से षष्टम या फिर सप्तम अष्टम, या फिर यहां पर, या फिर अष्टम नवम दसम यहां पर, द्वादश भाव ये हो जाएगा शुक्र। जहां भी शुक्र बैठे हैं उनसे आप ऐसे काउंट कर लीजिए, छठा, आठवां, 12वां, इन भावों में यदि चंद्रमा है, ये किसके आधार पर? बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर यदि चंद्रमा है तो इसका अर्थ है जातक विदेश यात्रा करेगा। और कब करेगा? शुक्र और चंद्र की दशा अंतर्दशा के अंतर्गत।
भृगु संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो 11वें भाव का जो चंद्रमा होता है, किसी का यदि 11th हाउस में कौन है, चंद्रमा है, तो ये लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह को दर्शाता है, साथ ही साथ विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और उनका प्रेम विवाह वहां पर हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, विदेश में गए प्रेम विवाह हो गया। यदि किसी का 11th हाउस में चंद्रमा है तो वही है, देखें उनके जीवन में कितनी स्थितियां बनी हैं। ये भृगु संहिता के अनुसार है। अब हम बात करेंगे शुक्र। शुक्र देखिए, शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र शुक्र मानसागरी में अगर हम देखेंगे तो मेष राशि का शुक्र विदेश में लेकर जाता है। अगर यहां पर कहीं पर भी 1 नंबर लिखा है वहां शुक्र है, किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शुक्र है, तो वो कहाँ लेकर जाते हैं, विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश लेकर जाते हैं। वही भृगु का कहना है कि यदि शुक्र छठे भाव में हो तो जातक विदेश जाता है और उसकी संपत्ति वहां पर चोरी हो जाती है। क्या कहा गया है कि शुक्र कहां पर हो, छठे भाव में हो, तो विदेश तो जाएगा लेकिन क्या होगा, संपत्ति उसका किसी ने बैग चुरा लिया। पुरानी फिल्मों में देखते थे कि वो स्टेशन पर उतरा और उसका क्या करा, बैग कोई उठाकर ले गया। इसी तरीके से तो उनके क्या होगा, शुक्र जो होगा वो कहां पर होगा, छठे भाव में होगा। शुक्र छठे भाव में होगा और वो विदेश गए और वहां पर उनकी संपत्ति चोरी होने का भय रहता है, चोरी हो जाती है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र का अर्थ एक और होता है, एक सुंदर स्त्री से विवाह और विदेश में स्थायी निवास। अगर सप्तम भाव में शुक्र हैं, अगर सप्तम भाव में शुक्र हैं तो उसका अर्थ है कि एक सुंदर स्त्री से उनका विवाह होगा और विदेश में उनका स्थायी निवास होगा। विदेश में स्थायी निवास होगा। यह शुक्र की स्थिति कब बनती है, जब शुक्र सप्तम भाव में हो, 7th हाउस में हो, तब यह स्थिति बनती है। एक सूत्र और समझ लीजिए, मंगल और शुक्र और शनि, मंगल शुक्र और शनि और शुक्र, मंगल और शुक्र हो कहीं बैठे हो, कहीं पर बैठा दीजिए, आप यहां बैठा लीजिए समझने के लिए, कहीं पर भी मंगल शुक्र की युति हो और शनि शुक्र की युति हो जाए, शनि शुक्र की युति हो जाए, इनको विदेश यात्राओं की युतियां कहा जाता है। यदि शुक्र मंगल की युति, शुक्र शनि की युति, ये विदेश यात्राओं की युति कही जाती। हमने ये समझ लिया शुक्र से संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स थे वो आप समझ चुके हो। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु जो समुद्र समुद्र यात्राएं कराने में अपने आप में माने जाते हैं, विदेश लेकर जाने वाले होते हैं, सभी विदेश की चीजों के कारक हैं राहु, क्या आप समझ लीजिए। और इनकी दशा में जब राहु की दशा चलती है, हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं राहु। हम राहु की चर्चा करेंगे, जब भी राहु की चर्चा करेंगे क्योंकि ये विदेश के कारक हैं, इनकी दशा में परिवर्तन कितने चेंज होंगे, राहु की दशा में होंगे। विवाह भी ये कराते हैं, वो भी लाइफ में चेंज है। विदेशियों से संपर्क भी राहु ही कराते हैं। और सारावली में कहा गया है कि जब राहु या केतु, अब सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, सारावली में कहा गया है कि जब राहु अथवा केतु सप्तम भाव में किसी के विराजित हो, यहां पर राहु हो या फिर केतु हो सप्तम भाव में, या फिर अष्टम भाव में राहु हो, ऑब्लिक यानी कि राहु ना हो तो केतु हो, एक साथ तो नहीं होंगे, राहु हो अथवा केतु हो, नवम भाव में राहु हो अथवा केतु हो, या फिर द्वादश भाव में राहु हो या फिर केतु हो। ये देख कौन कौन से भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश। इन भाव में कौन हो, राहु हो अथवा केतु हो,
इसमें विदेश यात्रा शामिल होती है। विदेश यात्रा जातक करता है। और राहु लग्न में बैठ जाए या सप्तम या द्वादश में हो जाए। तो खाली राहु की चर्चा करें, राहु कहाँ बैठ जाए? लग्न में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए या फिर द्वादश में बैठ जाए। सिर्फ राहु की यहां पर मैं इस सूत्र में चर्चा कर रहा हूं। केतु का मैंने बता दिया, सप्तम राहु अथवा केतु सप्तम, राहु केतु अष्टम, राहु केतु नवम, राहु केतु द्वादश। लेकिन अब राहु का सूत्र समझिए कि लग्न में राहु हो या सप्तम में राहु हो या फिर राहु हो कहां पर? 12th हाउस। तो इसका अर्थ बिना किसी भेद के विदेश यात्रा हो सकती है। कोई भेद नहीं है इसमें, विदेश यात्रा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र की अगर हम चर्चा करें तो जब भी राहु की दशा होगी और बृहस्पति की भुक्ति होगी उसमें, तो विदेश यात्रा होगी। देख लीजिए, राहु की दशा, बृहस्पति की भुक्ति, विदेश यात्रा कराएगा। राहु की दशा, बृहस्पति की उसमें भुक्ति, कहा क्या कराएगा? विदेश यात्रा कराएगा। और इसमें भी यदि बृहस्पति उच्च के हों यानी कि 4 नंबर में हो, 4 नंबर राशि में हो, तो जातक पश्चिम के देशों में यात्रा करेगा। इसमें भी यदि बृहस्पति उच्च के हों, देखिए राहु की महादशा चल रही हो किसी के ऊपर और गुरु उसमें भुक्ति पा रहे हों और गुरु क्या हो जाएं? 4 नंबर राशि में बैठे हों यानी कि उच्च के होते हैं, तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता ही करता है। और विदेश में कहाँ जाएगा? पश्चिम के देशों में जाएगा। और पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? जैसे अमेरिका जा सकता है, जैसे यूके जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जो भी पश्चिम के देश आते हैं वहां वह जा सकता है। भारत की कंपेयर करें तो पाकिस्तान भी पश्चिम में है। आगे के जितने भी इधर बढ़ते चले जाओगे तो सब पश्चिम के देश हैं। तो वह ऐसे यात्री कहाँ जा सकते हैं? ऐसे जातक कहाँ जा सकते हैं? पश्चिम के देशों में जाते हैं। यह विचार है राहु का और गुरु का। चलिए, अब हम बात करेंगे बुध का विदेश यात्रा में क्या प्रभाव रहता है। जब भी हम बुध की बात करेंगे तो पाश्चात्य ज्योतिष में अगर हम देखें, जो वर्तमान ज्योतिष है उसमें देखें, तो जो आजकल के ज्योतिषाचार्य है वो कहते हैं कि यदि बुध चतुर्थ भाव में हो, बुध यदि कहाँ हो? यहां पर हो, चतुर्थ भाव, तो जातक बार बार घर बदलता है। एक घर नहीं रहता उसका, बार बार घर बदलेगा और विदेश की यात्राएं भी करता है। घर बदलता है, विदेश की यात्राएं करता है। और अगर बुध चर राशि में हो या फिर दुष्भाव राशि में हो, अब चर राशि में यानी कि 4 नंबर हो तब, या यहाँ पर 1 नंबर हो तब लिखा हुआ, या यहाँ पर 7 हो या 10 नंबर हो तब, ये तो हो गई चर राशियां। और दुष्भाव राशि जैसे कि यहाँ पर मानकर चलिए 3 नंबर की राशि हो, मिथुन राशि हो गई। जैसे यहाँ पर कन्या राशि हो, 6 नंबर की राशि हो, ठीक है, यानी कि उच्च के होंगे बुध तब भी। और जैसे यहाँ पर जो 12 नंबर की राशि है वह भी है। जैसे यहाँ पर जो 9 नंबर की राशि है वह भी हो। इन राशियों में अगर बुध विराजित हैं, कीड़ी पक गई। चलिए, इन राशियों में अगर बुध विराजित हैं, दुस्वभाव हो या चर राशियों में हो, तो बहुत ज्यादा सटीक परिणाम होते हैं कि ऐसा जातक विदेश में जाता है, घर बदलता रहता है। ये इसको आप समझ सकते हो। अगर हम एक बात और देखें कि दसम भाव में, जातक चिंतामणि में देखोगे आप कि दसम भाव में अगर बुध और चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चंद्रमा कहां पर हो? यहां बैठे हो और बुध यहां बैठे हो, यह स्थिति देख लीजिए, अब विदेश यात्राएं होती हैं। ये कौन कहता है? जातक चिंतामणि के आधार पर है कि चंद्रमा चतुर्थ में, बुध दसम भाव में, तो विदेश यात्राएं देता है। वहीं लग्नेश यदि द्वादश भाव में, लग्नेश से द्वादश भाव में यदि बुध हो, अब लग्नेश जैसे मानकर चलिए एक लग्न उठा लेते हैं, यहां पर मेष लग्न है, मेष लग्न है तो आवश्यक नहीं कि मंगल मानकर चलिए यहां बैठे, मंगल यहां बैठे। अब मंगल से हम देखेंगे कि वहां से मंगल से, क्योंकि हमने कहा लग्नेश से, मंगल से द्वादश भाव यानी कि यहां 9th हाउस में, यहां कौन बैठ जाए? बुध हो, तो ये विदेश यात्राएं कराएंगे। लग्न से द्वादश जहां बैठा हो
उससे द्वादश भाव हमको देखना होगा। लग्न से द्वादश भाव का जो स्वामी है वो जहां बैठा है उससे हमको देखना है कि 12th हाउस से कहाँ बैठा हुआ है। ये स्थितियां हम देख सकते हैं। यदि ये उच्च ग्रह के जो उच्च के ग्रह के साथ हो, कोई ग्रह उच्च हो उसके साथ में बैठ जाए। लग्न से आप देखिए कहाँ बैठा है और किसी उच्च मान के चलिए यहाँ पर बैठा हुआ है और गुरु के साथ बैठ जाए, उच्च का ग्रह हो गया गुरु यहाँ पर बैठा हो, या फिर अपने मित्र के घर में बैठा हो, या फिर उस ग्रह से दृष्ट हो जो अपने मित्र के घर में हो। ऐसा कोई ग्रह जो अपने मित्र के घर में बैठा है और वो देखे खुद को, या फिर उस ग्रह से दृष्ट हो जो अपने मित्र के घर में हो, या फिर उच्च का खुद उच्च का हो, तो जातक अपनी जन्मभूमि में ही रहता है। तो जातक अपनी जन्मभूमि में ही रहता है, विदेश नहीं जाता। ये सूत्र आप समझ। लग्नेश से द्वादश भाव का स्वामी, लग्न जैसे ये है, द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु बृहस्पति, मेष लग्न की कुंडली। लग्नेश का शत्रु हो जाए, लग्नेश का शत्रु हो, लग्नेश का शत्रु कहाँ होगा, ये देखें तो हम यहाँ पर ये स्थिति बने, या फिर यहाँ पर शुक्र बुध हैं, यहाँ पर बुध चंद्रमा है, तो लग्नेश का शत्रु है। बुध कौन है? चंद्रमा का शत्रु है। यहाँ लग्नेश का शत्रु है। इस अवस्था में नीच या निर्बली हो, या फिर नीच हो निर्बली हो, तो जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश जाता है। और यदि शुक्र मित्र होकर वहां स्थित हो जाए, अगर शुक्र मित्र होकर वहां पर स्थित हो जाए अथवा दृष्ट करता हो, तो जातक विदेश में स्थायी निवास भी करता है। यदि इस भाव में सूर्य हो, अगर हम इस भाव में देखें तो सूर्य हो इसमें 12th हाउस में, तो वह एक छोटा शहर होगा जहां पर वो जाएगा। और यदि ग्रह बली हो तो एक समृद्ध स्थान होगा। ये जातक पारिजात में आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे लग्नेश के द्वादश भाव के स्वामी के साथ में। जो लग्नेश हैं वो द्वादश भाव के स्वामी, जैसे यहाँ पर कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में कौन होते हैं? चंद्रमा। और द्वादश भाव के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। अगर लग्नेश से द्वादश भाव का स्वामी लग्न से केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो जाए, लग्न से केंद्र में इन चार घरों में हो जाए, या यहां पर हो जाए, या यहां पर, कौन? 12th हाउस का लॉर्ड, यानी कि बुध कहां पर हो जाए? हम देखें द्वादश भाव का स्वामी लग्न से कहां पर हो जाए? केंद्र में। यहां भी बैठ सकता है, 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 और यहां भी बैठ सकता है, और यहां भी ये हो गया लग्न और केंद्र, और लग्न से केंद्र और त्रिकोण भाव। तो जातक अपने मनपसंद स्थान पर रहता है यदि कौन? 12th हाउस का लॉर्ड इन भावों में आकर बैठे। यदि इस भाव को बृहस्पति चंद्रमा जहां वो बैठा है उस भाव को बृहस्पति देखें, चंद्रमा देखें, शुक्र देखें, तो जातक एक सुंदर स्थान पर रहेगा। अगर बृहस्पति, अब आप देखिए बृहस्पति कहां से देखते हैं? नवम दृष्टि से देखते हैं, सप्तम से देखते हैं, पंचम से देखते हैं। चंद्रमा सप्तम से देखेंगे, शुक्र सप्तम से देखेंगे। जिस भाव में भी, इनमें से जिस भाव में भी जो 12th हाउस का लॉर्ड बैठेगा उसको ये तीन ग्रह देखें। शुभ ग्रह चंद्रमा, शुभ ग्रह बुध, शुभ ग्रह बृहस्पति, ये देखें तो वह सुंदर स्थान में रहता है। और यदि यह लगने से दूसरे भाव में हो और मित्र नहीं है, तो जातक अपनी ही जो अपना ही देश है वहीं पर निवास करेगा, ऐसा जातक पारिजात में लिखा हुआ। देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर हमें विदेश में स्थायी निवास होगा नहीं होगा, इसकी जो फलित करने की एक संक्षिप्त विधि को समझ लेते हैं। ये बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। इतने सूत्रों को जानना तो आवश्यक है ही, लेकिन संक्षिप्त विधि को जानना बेहद आवश्यक। पहले अगर हम देखें तो हिंदुओं में 7 समुंदर पार करना, विदेश जाने की जो रुकावट थी वह अब नहीं है। पहले तो बड़ी परेशानी थी, अब तो आसानी से आप कहीं भी जा सकते हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? कुछ नियम हैं जो सटीक परिणाम देते हैं। जैसे इनको हम समझेंगे, ऐसे मुख्य रूप से कुछ नियम हैं
इनको समझ लेते हैं। 5 नियम मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, जो निश्चित रूप से आपको विदेश से संबंधित फल देंगे और इनको आप समझ सकते हैं। यदि लग्न से चतुर्थ भाव या चतुर्थ देश पीड़ित, यहां से लग्न से हम देखें चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए या चतुर्थ भाव का अधिपति पीड़ित हो जाए, मान के चलिए यहां पर कौन बैठेगा, शुक्र। शुक्र पीड़ित हो जाए या यहाँ ये भाव जो है पाप कर्तरी में आ जाए या पाप ग्रह में बैठ जाए, तो ये पीड़ित हो गया। तो पीड़ित हो जाए तब भी विदेश यात्रा, विदेश में निवास। राहु केतु को देखें तो राहु केतु चतुर्थ भाव का चतुर्थ चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के अधिपति से अगर राहु या केतु का संबंध बन जाए, इस चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव की, जैसे मान के चलिए शुक्र कहीं भी बैठे हैं, शुक्र के साथ में राहु बैठ जाए कर्क लग्न की पत्रिका में, या फिर यहां पर राहु या केतु ये इस स्थिति में बैठेंगे, इनका संबंध बन जाए तो भी विदेश यात्रा होती है। विदेश में स्थायी निवास होता है, यात्रा नहीं स्थायी निवास होता है इसमें। अधिकतर देखा गया है कि यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित हो या फिर चतुर्थ भाव का अधिपति किसी खराब स्थान जैसे कि 6, 8, 12 भाव में हो जाए, यदि चतुर्थ भाव का अधिपति या चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए, चतुर्थ भाव का अधिपति या फिर कहाँ बैठ जाए, 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, जैसे कि कर्क लग्न में कौन है, शुक्र है। यदि 6, 8, 12 में ये बैठ जाए तो फिर ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में स्थायी निवास करता है। और यदि इनमें से किसी भी रूप में राहु केतु शामिल हो जाएं, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, राहु बैठ जाए, किसी भी प्रकार से शामिल हो जाए, तो निवास स्थान का विदेश में होना सुनिश्चित है। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। इन नियमों के द्वारा आप चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली को भी एक बार चेक करें। आप कहाँ कहाँ सूत्र लगाओगे, लग्न कुंडली पर, चंद्र कुंडली पर, नवमांश कुंडली पर आप ये सूत्र लगाओगे। और इन नियमों को आप पद लग्न कुंडली में भी एक बार देख लीजिए। जितने ज्यादा अधिक योग आपके बनेंगे उतना ज्यादा आपको विदेश में सुख मिलेगा, विदेश में स्थायी निवास होगा, विदेश में यात्राएं आपकी होंगी। तो ये आज मैंने प्रयास किया आपको 12th हाउस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का, उसके साथ साथ में विदेश यात्राओं से संबंधित सभी प्रकार के जो सूत्र हो सकते हैं वो उनको मैंने इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जो कार्यक्रम है आपको समझ में आया होगा, आपको स्पष्ट हुआ होगा और आपको इसकी पूरी जानकारी हो गई होगी कि आपकी जन्म पत्रिका में विदेश यात्रा का सुख है अथवा नहीं है। और ये आप स्वयं देखिए, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपकी जन्म पत्रिका में इनमें से कितने ऐसे योग हैं जो बन रहे हैं। तो जब भी ये योग बनाने वाले ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा कराने वाली होगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह विषय ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।